चलिए सुनते हैं राग दरबारी का अगला अध्याय, जिसको श्रीलाल शुक्ल ने लिखी है। अध्याय 7। छत के ऊपर एक कमरा था जो हमेशा संयुक्त परिवार की पाठ्य पुस्तक जैसा खुला पड़ा रहता था। कोने में रखी हुई मुकद्दरों की जोड़ी इस बात का ऐलान करती थी कि सरकारी तौर पर यह कमरा बद्री पहलवान का है। वैसे परिवार के दूसरे प्राणी भी इस कमरे पर अपने अपने ढंग से प्रयोग करते थे। घर की महिलाएं कांच और मिट्टी के बर्तनों में ढेरों अचार भरकर छत पर धूप में रखती थी और शाम होते होते कमरे में जमा कर देती। यही हाल छत पर सूखने वाले कपड़ों का भी था। कमरे के आर पार एक रस्सी लटकती थी जिस पर शाम के वक्त लंगोट, अंगोछे और पेटीकोट साथ साथ झूलते नजर आते। वैद्य जी के दवा खाने की अनावश्यक शीशियाँ भी कमरे में एक अलमारी में जमा थीं। प्राय सभी शीशियाँ खाली थीं। उन पर चिपके हुए सचित्र विज्ञापन इस्तेमाल के पहले शीर्षक पर अर्धमानव की तस्वीर से और इस्तेमाल के बाद शीर्षक के अंतर्गत एक ऐसे आदमी की तस्वीर से जिसकी मूछें ऐठी हुई हो, लंगोट कसा हुआ और परिणामतः स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो। पता चलता था कि वे सभी शीशियाँ और हजारों इंसान को शेर के मानित बना देती है। ये दूसरी बात है कि वे अपने गुसल खाने और शयन कक्ष में ही कमर लपलपाते हुए शेर की तरह घुमा करते, बाहर बकरी के बकरी बने रहते। एक साहित्य है जो गुप्त कहलाता है, जो भारत में अंग्रेजी राज और जैसे पुस्तकों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसका छपना 1947 के पहले तो जुर्म था, आज भी जुर्म है, जो बहुत दफ्तरी बातें के साथ गुप्त होकर भी गुप्त नहीं रहती, जो आहार, निद्रा, भय आदि में फंसे हुए आदमी की जिंदगी में एक बड़े सुगत सप्लीमेंट का काम करते और विशिष्ट साहित्य और जन साहित्य की बनावटी श्रेणियों को लांघ कर व्यापक रूप से सबके हृदयों में प्रतिष्ठित है। इस कमरे का प्रयोग ऐसे साहित्य के अध्ययन के लिए भी होता था और वो अध्ययन जाहिर है परिवार में अकेले विद्यार्थी होने के नाते रूपन बाबू ही करते थे। रूपन बाबू कमरे का प्रयोग और कामों के लिए भी करते जिस सुख के लिए दूसरे लोग रोटी के टुकड़े, पेड़ की छांव, कविता, शराब की सुराही, प्रेमिका आदि उरम खैया पदार्थों की जरूरत होती, वो सुख रूपन बाबू इस कमरे में अपने आप ही खींच लेते। परिवार के सभी लोग शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का नारा बुलंद करने वाले इस कमरे को देखकर लोगों के मन में स्थानीय संस्कृति के लिए श्रद्धा पैदा होती। इसे देख लेने पर कोई भी समाजशास्त्री ये नहीं कह सकता था कि पूर्वी गोलार्ध में संयुक्त परिवार की व्यवस्था को कहीं से कोई खतरा नहीं है। यही कमरा रंगरात को रहने के लिए दिया गया था। उसे यहाँ 4-5 महीने रहना था। वैद्य जी ने ठीक ही बताया। एमए करते करते किसी भी समान विद्यार्थी की तरह वह कमजोर पड़ा। उसे बुखार रहने लगा। किसी भी समान हिंदुस्तानी की तरह उसे डॉक्टरी चिकित्सा में विश्वास रहते हुए भी डॉक्टरी दवा खाई थी। उसे वह अभी बिल्कुल ठीक नहीं हो पाया। किसी भी समान शहर राती की तरह उसे भी आस्था थी कि शहर की दवा और देहात की हवा बराबर होती है, इसलिए वो यहाँ रहने के लिए चला आया। किसी भी समान मूर्ख की तरह उसने एमए करने के बाद तत्काल नौकरी न मिलने के कारण रिसर्च शुरू कर दी, पर किसी भी समान बुद्धिमान की तरह वह जानता था कि रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालय में रहना और नित्य प्रति पुस्तकालय में बैठना जरूरी नहीं। इसलिए उसने सोचा था कि कुछ दिन वह गाँव में रहकर आराम करेगा, तंदुरुस्ती बनाएगा, अध्ययन करेगा, जरूरत पड़ने पर शहर जाके किताबों की अदला बदली कराएगा और वैद्य जी को हर स्टेज पर शिष्ट भाषा में यह कहने का मौका देगा कि काश हमारे नवयुवक निकम्मे न होते तो हम बुजुर्गों को ये जिम्मेदारी न उठानी पड़ती। ऊपर का कमरा काफी बड़ा था और उसके एक हिस्से पर रंगनाथ ने आते ही अपना व्यक्तिवाद फैला दिया। उसकी सफाई करा के एक चारपाई अस्थायी रूप से डाल दी गई। उस पर एक अस्थायी बिस्तर भी पड़ गया। पास की अलमारी में उसकी किताबें लग गई और उसमें जेबी जासूस का गुप्त साहित्य के प्रवेश का निषेध दिया गया। वहीं एक छोटी सी मेज पर कुर्सी भी कालीज से मंगाकर लगा दी गई। चपरासी के पास ही दीवार में एक खिड़की थी जो खुलने पर बागों और खेतों का दृश्य पेश करती। ये दृश्य रंगरात की जिंदगी को कवित्व बनाने के काम में आता। वहाँ उसने सचमुच कभी कभी लगता कि उसके सामने न जाने कितने रॉबर्ट फास्ट, गुरु भक्त सिंह ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं और उनके पीछे अनगिनत आंचलिक कथाकार मुंह में तुरही लगाए, सांस फुलाए खड़े हुए हैं। रूपन बाबू कहीं से ईंट रोड़ा उठा लाए और उसे जोड़ गांठ कर उन्होंने एक रेडियो तैयार कर दिया। कमरे के ऊपर बांसों और आसपास के पेड़ों के सहारे उन्होंने लंबे लंबे तार दौड़ा दिए, जिसे लगता था कि वहाँ एशिया का सबसे बड़ा ट्रांसमीटर सेंटर है, पर अंदर का रेडियो
एक हेडफोन के सहारे ही सुना जा सकता था, जिसे कान पर चिपकाकर रंगनाथ कभी कभी स्थानीय खबरें और वैष्णव संतों के शोकपूर्ण भजन सुना करता और इत्मीनान कर लेता कि ऑल इंडिया रेडियो अब भी वैसा ही है जैसा कि वो पिछले दिनों था। 1000 गालियाँ खाकर भी वो बेहरा अपने पुराने ढरे से टस से मस नहीं हुआ। रंगनाथ का कार्यक्रम वैद्य जी की सलाह से बना हुआ था। बहुत सवेरे उठकर सोचना कि कल का खाया हजम हो चुका, तांबे के लोटे में रखा हुआ ठंडा पानी पीना, दूर तक टहलने के लिए जाना, नित्य क्रम टहलते हुए लौटना, मुंह हाथ धोना, लकड़ी चबाना और उसी क्रम में लगे हाथ साफ करना, गुनगुने पानी से कुल्ला करना, व्यायाम करना, दूध पीना, अध्ययन करना, दोपहर को भोजन करना, विश्राम, अध्ययन, सायकाल टहलने जाना, लौटकर फिर साधारण व्यायाम, बादाम मक्के आदि के द्रव्य का प्रयोग, अध्ययन, भोजन, अध्ययन, शयन। रंगनाथ ने इस पूरे कार्यक्रम को ईमानदारी से अपना लिया। इससे सिर्फ इतना संशोधन हुआ कि अध्ययन की जगह वैद्य जी की बैठक में गजहों की सोहबत ने ली। चूँकि इसमें रंगनाथ ने वीर की प्रतिरक्षा को कोई खतरा नहीं हुआ, कुल मिलाकर उसने पूरे दैनिक कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए वैद्य जी को इस संशोधन में कोई ऐतराज न था, बल्कि एक तरह से वे इसे पसंद करते थे कि एक पढ़ा लिखा आदमी उनके पास बैठा रहता है और हर आदमी के सामने परिचय कराने के लिए हर समय तैयार मिलता है। कुछ दिनों में ही रंगनाथ को शिवपालगंज के बारे में ऐसा लगने लगा कि महाभारत की तरह जो कभी नहीं वो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। उसे जान पड़ा कि हम भारतवासी एक हैं और हर जगह हमारी बुद्धि एक सी है। उसने देखा कि जिसकी प्रशंसा में सभी मशहूर अखबार पहले पृष्ठ से ही मोटे मोटे अक्षरों में चिल्लाना शुरू करते हैं, जिनके सहारे बड़े बड़े निगम, आयोग, प्रशासन उठते हैं, गिरते हैं, घिसते हैं और दाव पेच पैतरेबाजी की अखिल भारतीय प्रतिभा या कच्चे माल के रूप में इफरात से फैली हुई है, ऐसा सोचने ते ही भारत की सांस्कृतिक एकता में उसकी आस्था और भी मजबूत हो गई। पर कमजोरी सिर्फ एक बात की थी। उसने देखा कि शहरों में वाद विवाद का एक नया रूप पुरानी और नई पीढ़ी को लेकर उजागर हो रहा है। उसके पीछे पुरानी पीढ़ी का एक विश्वास था कि वो हम बुद्धिमान हैं और हमारे मान को चुकने के बाद दुनिया से बुद्धि नाम का तत्व खत्म हो गया और नई पीढ़ी के लिए उसका एक कतरा भी नहीं बचा। वहीं नई पीढ़ी का आस्था था कि पुरानी पीढ़ी जड़ थी, थोड़े से खुश हो जाते थे और अपने को समाज के प्रति ईमानदार न थी, जबकि हम चेतन हैं, किसी भी हालत में खुश नहीं होते और अपने प्रति ईमानदार हैं, समाज के प्रति कुछ नहीं, क्योंकि समाज कुछ नहीं होता। ये वाद विवाद खासतौर से साहित्य और कला के क्षेत्र में चल रही थी, क्योंकि औरों के मुकाबले वाद विवाद के लिए साहित्य और कला के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाववाद और कम से कम हानिकारक है। पिछली पीढ़ी के मन में अगली पीढ़ी को मूर्ख और अगली मन में पिछली पीढ़ी जो को चलन या इतना बढ़ गया कि अगर क्षेत्र साहित्य का कला ना होता तो अब गृह युद्ध हो चुका रहता। रंगनाथ कुछ दिन तक समझता था कि शिवपालगंज में अभी तक ऐसी पीढ़ी संघर्ष उदय नहीं हुआ, पर एक दिन उसका भ्रम दूर हो गया। उसने देखा कि यहाँ भी उसी तरह का संघर्ष है। वो समझ गया कि यहाँ भी राजनीति इस पहलू में भी कमज़ोर नहीं। बात एक 14 साल के लड़के को लेकर थी। एक शाम बैठक में किसी आदमी ने शिवपालगंज के उस लड़के का जीवन चरित्र बताना शुरू किया। उसने प्रकट हुआ कि लड़के में बदमाश बनने की क्षमता कुछ इस तरह से पनपी कि बड़े बड़े मनोवैज्ञानिक, सामाजिक वैज्ञानिक भी उसे प्रभु का चमत्कार मानने को मजबूर हो गए। सुना जाता था कि अमेरिका से पढ़ के लौटे हुए कई विद्वान ने उस लड़के के बारे में छानबीन की। उन्होंने टूटे परिवार, बुरी शोहरत, खराब वातावरण, अपराधशील वंश परंपरा आदि रटी रटाई किताबें, थ्योरिया को उस पर खपाना चाहा, पर लड़के ने खपने से इनकार किया और बाद में विद्वान इसी नतीजे पर पहुंचे कि हो न हो ये प्रभु का चमत्कार है। वास्तव में इससे इस विद्वानों की अयोग्यता नहीं, अपने देश की योग्यता ही प्रमाणित होती है, जो आजकल अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के क्षेत्र में ऐसी ऐसी व्यवहारिक समस्या चुटकियों में पैदा कर सकता है कि अमेरिका में कीमती कागजों पर छपी हुई किताबों के बेशकीमती सिद्धांत सोच साबित होने लगते हैं और उनका हल निकालने के लिए बड़े बड़े भारतीय विद्वानों को घबराकर फिर अमेरिका की ओर भागना पड़ता है।
इस लड़के की केस हिस्ट्री ने भी कुछ ऐसा ही तहलका मचा दिया था। एक बहुत बड़े विद्वान ने अपनी अगली अमेरिकी यात्रा में उसका समाधान ढूंढने की प्रतिज्ञा कर डाली। लड़का शिवपालगंज के इतिहास में अचानक ही 2-3 साल के लिए उदित हुआ, चमका और फिर पुलिस के झापड़, वकीलों के व्याख्यान और मजिस्ट्रेट की सजा को निष्भंग भाव से हजम करता हुआ बाल अपराधियों के जेल के इतिहास का एक अंग बन गया। वही पता चला कि उस लड़के का व्यक्तिगत चरित्र देश के विद्वानों के लिए समस्या बना हुआ है और उसे सुलझाने के लिए भारतवर्ष और अमेरिका की मित्रता का सहारा लिया जा रहा है। ये बात शिवपालगंज में आते आते लोक कथा बन गई थी। तब से वहाँ लड़के का लीला संवरण बड़े अभिमान के साथ किया जाता। रंगनाथ को बताया गया कि वो लड़का 10 साल की उम्र में ही इतना तेज दौड़ने लगा कि 15 साल के लड़के भी उसे पकड़ नहीं पाते। 11 साल की उम्र में वह रेल के बिना टिकट चलने और टिकट चेकर को धत्ता देते हुए उस्ताद हो गया। 1 साल बाद मुसाफिरी को देखते देखते उसका सामना कुछ इस तरह से गायब करने लगा जैसे लोकल होशियार सर्जन ऑपरेशन कर डाले और मेज पर लेटे हुए आदमी को पता ही नहीं चलता कि शरीर का हिस्सा कहाँ चला गया। इस तरह की चोरी में उसकी ख्याति सबसे ज़्यादा इस आधार पर हुई कि वह कभी पकड़ा ही नहीं गया। बाद में 14 वर्ष की अवस्था में जब वो पकड़ा गया तो पता चला कि वो ऊपर का शीशा तोड़कर दरवाजे की भीतरी सिटकनी खोलने की कला में दक्ष हो चुका था। बंगलों में चोरियां करता और चोरियों में रोशनदान से नहीं बल्कि उपयुक्त तरीके से दरवाज़ा खोलकर भले आदमी की तरह कायदे से रास्ते मकान में घुस के करता। इस लड़के की प्रशंसा करते करते किसी आदमी ने बहराम चोट्टा का जिक्र किया, जो किसी जमाने में उसी क्षेत्र में ऐतिहासिक महत्व का चोर माना जाता था। पर उसका नाम सुनते ही एक लड़के ने जोर शोर से विरोध किया और विधानसभा की इस स्विचों के बिना, तर्क के बिना, सिर्फ आवाज़ ऊंची करके साबित करने की कोशिश की। बहराम चोट्टा भी कोई चोट्टा था। रामस्वरूप ने 12 साल में उम्र में जितना उठाकर फेंक दिया वो बहराम चोट्टा ने जन्म भर भी हिलाए न होंगे। रंगनाथ को इस बातचीत में पीढ़ी संघर्ष की झलक दिखाई पड़ी। उसने सनीचर से पूछा, क्या आजकल चोट्टे समूच के ऐसे तिस्मार खान हैं? पहले भी तो एक से एक खतरनाक चोट्टे हुआ करते थे। सनीचर उस उम्र का था जिसे नई पीढ़ी वाले पुराने के साथ और पुरानी पीढ़ी वाले नए के साथ, और आयु को लेकर पीढ़ियों में वैज्ञानिक विभाजन होने के कारण जिसे दोनों वर्ग में अपने अलग अलग समझते, इसी कारण उसके ऊपर किसी भी पीढ़ी का समर्थन करने की मजबूरी न थी। साहित्य और कला के सैकड़ों अर्धप्रौढ़ आलोचकों की तरह सिर हिलाकर अपनी राय देने के कतराते हुए बोला, भैया रंगनाथ, पहले लोगों का हाल न पूछो। यही ठाकुर दूरबीन सिंह थे, मैंने उनके दिन भी देखे, पर आजकल ये लौंडों के हाल ना पूछो। आज के से लगभग 30 साल पहले जब आज की पीढ़ी पैदा नहीं हुई थी और हुई भी थी तो यशस्वी रहो हे प्रभु, हे मुरारी, चिरंजीव रानी या राजा हमारे। खुदाया जॉर्ज पंजुम की हिफाजत कर कोरम गाने के लिए हुई थी। शिवपालगंज में सबसे प्रमुख गजहा का नाम ठाकुर दूरबीन सिंह था। उसके माँ बाप ने उसके नाम से दूरबीन लगाकर शायद चाहा था कि उसका लड़का हर काम वैज्ञानिक ढंग से करे। बड़े होकर उन्होंने ऐसा ही किया। जिस चीज़ में उन्होंने दिलचस्पी दिखाई उसे बुनियादी से पकड़ा। उन्हें अंग्रेजी कानून कभी अच्छा नहीं लगा, इसलिए जब महात्मा गांधी सिर्फ नमक कानून तोड़ने के लिए दंडी यात्रा की तैयारी कर रहे थे, उन दिनों दूरबीन सिंह ने इंडियन पैनल कोड की सभी दफाओं को एक एक करके तोड़ने का बुनियादी काम शुरू कर दिया था। स्वभाव से वे बड़े परोपकारी थे। परोपकारी एक व्यक्तिवादी धर्म है और उसके बारे में हर व्यक्ति अपनी अपनी धारणा होती है। कोई चींटियों को आटा खिलाता है, कोई अविवाहित प्रौढ़ाओं का मानसिक स्वास्थ्य ठीक करते हैं, अपने मत्थे पर प्रेम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तख्ती लगाकर घूमता है। कोई किसी की सीधे रिश्वत ना लेनी पड़े इसलिए रिश्वत देने वाले से खुद संपर्क स्थापित करके दोनों पक्षों के बीच दिन रात दौड़ धूप करता है। ये सब परोपकार संबंधी व्यक्तिगत धारणाएं हैं और दूरबीन सिंह भी परोपकार के विषय में अपनी धारणा थी। वे कमजोर आदमियों की रक्षा करने के लिए हमेशा व्याकुल रहते, इसीलिए लड़ाई भिड़ाई के हर मौके पर वे बिना बुलाए पहुंच जाते और कमजोर की तरह से लाठी चला दिया करते। उन शांतिपूर्ण दिनों में ये सब बात बंधी दर से चलती थी। सारे इलाके मशहूर था कि शहर के जैसे बाबू जय प्रसाद
वकील मारपीट के मुकदमे में खड़े होने के लिए 50 रुपये हर पीसी पर लेते थे। उसी तरह दूरबीन सिंह भी मुकदमे से पहले वाली मारपीट के लिए 50 रुपये लेते। बड़ी लड़ाइयाँ में जहाँ आदमी जमा करने पड़ते वहाँ रकम प्रति व्यक्ति के हिसाब से बढ़ती जाती, पर उसकी दरें निश्चित थी और उसमें कोई धोखेबाजी नहीं थी। उसने आदमियों को गोश्त और शराब भी देनी पड़ती, पर वे स्वयं इन मौके पर गोश्त नहीं खाते और शराब नहीं पीते। इससे उनका पेट हल्का और दिमाग साफ रहता कि युद्ध के समय बड़ी ही वांछनीय स्थिति है और चूंकि गोश्त और शराब देखकर भी नहीं कहने वाले आदमी सदाचारी कहलाता है, इसलिए वे सदाचारी कहलाते थे। दूरबीन सिंह की विशेषता ये थी कि वे सेंध नहीं लगाते, वे दीवार फांदने के उस्ताद थे और कहीं भी आसानी से पोल जम चैंपियन हो जाते। शुरू में रुपए की कमी होने पर वे कभी कभी दीवार फांदने का काम करते थे। बाद में वो काम सिर्फ कभी कभी अपने नए चेलों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देने की नीयत से करने लगे। यह वह जमाना था जब चोर चोर से और डाकू डाकू से। चोर घर में सिर्फ चोरी करने के लिए घुसते और एक 5 साल का बच्चा भी पैर फटकार दे तो वे सेंध से अंदर आए और विनम्रतापूर्वक बाहर निकल जाते। डाकुओं की दिलचस्पी मारपीट से ज़्यादा होती थी, माल लूटने में कम। शिवपालगंज में जो बात उस वक्त खिलाफ पड़ती थी, वक्त की बात है। ये ठाकुर दूरबीन सिंह अपने नशेबाज भतीजे का एक जोरदार तमाचा बुढ़ापे में खाकर कुएं की जगत से नीचे गिर गए। उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। कुछ दिनों तक कोने में रखी हुई लाठी के देख देख कर दूरबीन सिंह अपने भतीजे के मुंह में ठूस देने का संकल्प करते और अंत में लाठी और भतीजे के मुंह में यथावत छोड़कर वे शिवपालगंज की मिट्टी वीर विहीन बनाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। सनीचर ने दूरबीन सिंह के विषय में अपना संस्मरण सुनाया। भैया रंगनाथ, अंधेरी रात थी और मैं भोलूपुर के तिवारियों के बाग के बीच में आ रहा था। तब हमारा भी बचपना था। हम बाग बकरी को एक निगाह से देखते थे। देह में ऐसा जोश था, हवा में डंडा मारते और पता भी खड़क जाए तो छिड़क कर माँ की याली देते। तो अंधेरी रात थी और हम हाथ में डंडा लिए सरसराहट चले आ रहे थे। तभी एक पेड़ के पीछे किसी ने कहा, खबरदार। हमने समझा कि कोई जिन आ गया। उसने सामने तो लाठी डंडा सभी बेकार। मैंने लाल लंगोट वाले का ध्यान किया, पर भैया लाल लंगोट वाला तो तभी काम देगा जब भूत प्रेत जिनसे मुंह चेटा हो। यहाँ पेड़ के पीछे एक काला कलूठा गट्ठी देह का जवान निकलकर मेरे सामने आया और बोला, जो कुछ हो चुपचाप रख दो, धोती कुर्ता भी उतार दो। मैंने मारने को डंडा ताना तो देखा कि चारों तरफ से 5-6 आदमी घेरा डाले हुए हैं। सब बड़ी बड़ी लाठियां और भाले लिए हुए हैं। हमने भी कहा कि चलो सनीचर, तुम्हारी ही जोड़ बाकी आज से फिर। डंडा मेरा तना का तना ही रह गया, चलाने की हिम्मत न पड़ी। एक बोला, तान के रह गए क्यों, चलाता क्यों नहीं? असल बाप की औलाद हो तो चला दे डंडा। बड़ा गुस्सा लगा जब भैया मैं जब गुस्से में बोला तो रोना आ गया। मैंने कहा, जान ले मान ले लो तो दूसरे ने कहा, साले की अधेला भर भी जान, उसके लिए सियार जैसा फे फे कर रहा है। इतना माल छोड़ दे रहा है, अच्छी बात है, धर ले सब माल। बस भैया, एक झोला था, उसमें सत्तू, एक बढ़िया मुरादाबादी लोटा मामा के घर से मिला था, फर्स्ट क्लास सूत की डोरी। लोटा क्या था, बिल्कुल बाल्टी था। कुएं से 2 सेर पानी घींचता। पुड़िया थी असली घी की। तब वनस्पति साला कहाँ चला गया, सब उन्होंने गिनकर धरा लिया। फिर धोती उतरवाई। टेंट में 1 रुपया था, उसे छीन लिया। कुर्ता और लंगोट पहने हुए जब मैं खड़ा हो गया तो एक ने कहा, अब मुंह में ताला लगाए चुपचाप अपने घर चले जा। चू भर किया तो इसी बाग में खोद कर गाड़ दूंगा। मैं चलने को हुआ तो एक ने पूछा, कहाँ रहता है? मैंने कहा, गधा हूँ। फिर न पूछो भैया, सब लुटेरे खड़े खड़े मुँह ताकने लगे। किसी ने मुझसे शिवपालगंज के मुखिया का नाम पूछा तो किसी ने लंबरदार का। तीसरे ने कहा, दूरबीन सिंह को जानते हो? मैंने कहा, दूरबीन सिंह की तरफ से लाठी भी चलाने जा चुका हूँ। जब रंगपुर में जमवाड़ा हुआ था, सुलह न होती तो हजारों लोग वहीं खेत हो जाते। दूरबीन सिंह को गांव के रिश्ते का काका कहता हूँ। बस राम राम सीताराम जैसे काले आदमियों में गोरा फौजी पहुँच गया हो। भगदड़ मच गई। कोई मेरी धोती वापस ला रहा है, कोई कुर्ता। एक ने जूता दिया, एक ने मेरे हाथ में झोला पकड़ाया, एक मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, तुम्हारी 2 पुड़िया खा ली, इनके दाम ले लो, पर दूरबीन सिंह से ये ना कहना कि हमने तुम्हें घेरा। चाहे कुछ पैसा ले लो और कहो तो पेट फाड़कर पूड़ी निकाल दूँ। हमें क्या पता है कि भैया तुम गजहा हो। फिर तो हम सब गांव के पास
ताल पहुँचाए, बहुत रिरियाते रहे। मैंने भी समझा उन्हें आंसू पोंछ दो। कहा कि तुम घर के आदमी निकले तो फिर पूड़ी खाने का क्या अफसोस, लो दो एक और खाओ। वो आदमी भागा। कहा, दादा हमने भर खाया, हमें क्या पता कि तुम गजहा हो। बस दादा दूरबीन सिंह से ना कहना। हमने कहा, घर चलो पानी पता करके जाना, भूखे होगे मैं भोजन भाव कर लूँगा। उन्होंने कहा, दादा अब हमें जाने दो, तुम भी जाकर सो जाओ, कल सवेरे तक सब भूल जाएंगे, किसी से कहना नहीं। सो भैया मैं घर आकर पड़ गया। सवेरे होते ही मैंने दूरबीन सिंह के पास पैर पकड़ी। काका तुम्हारे नाम से लाल लंगोट वाले का जोर बोल रहा है, तुम्हारा नाम लेकर जान बचा पाया हूँ। दूरबीन सिंह ने पाँव खींच लिया, बोले, जा सनीचर, कोई फिक्र नहीं, जब तक मैं हूँ अंधेरे उजाले जहाँ वहाँ घुमा कर, किसी का डर नहीं। सांप बिच्छू तू खुद भी निपटा ले, बाकी को हमारे ऊपर छोड़ दें। यहाँ सनीचर सांस खींचकर चुप हो गया। रंगनाथ समझ गया कि घटिया कहानी लिखो की तरह मुख्य बात आते आते वो हवा बांध रहा है। उसने पूछा, फिर? तो तब दूरबीन सिंह ने कहा, गजहा लोग के ठाट कटते होंगे। तब रूपन बाबू बोले, उन्हें रंगनाथ की जानकारी में पहली बार साहित्यिक बात कही। सांस भरकर कहा कि पुरुष बलि नहीं होत, की समय होत बलवान, की भिलन लूटी गोपिका, की भई अर्जुन बही बान। रंगनाथ ने पूछा, क्या हो गया रूपन बाबू, क्या शिवपालगंज से कोई तुम्हारी गोपिकाएं लूट गया? रूपन बाबू ने कहा, सनीचर दूसरा वाला किस्सा भी सुना दो। सनीचर ने दूसरा अध्याय शुरू किया। भैया लठैती का काम कोई असेंबली का काम हो तो नहीं। असेंबली में जितने ही बूढ़े होते जाते हैं उतनी ही अकल सठियाती जाती है, उतनी ही तरक्की होती है। यही हरनाम सिंह को देखो, चलने को उठते हैं तो लगता है कि गिरकर मर जाएंगे, पर दिन वो उनकी पूछ बढ़ रही है। वो लठैती में कल्ले के जोर की बात है, जब तक चले तब तक चले, जब नहीं चले तब हालात हो गए। अब 5 से 6 साल हुए मैं कार्तिक के नहान के लिए गंगा घाट गया था। लौटते लौटते रात हो गई। यही भोलूपुर के पास रात हुई, बढ़िया चटक चांदनी। बाग के भीतर हम मौज में आ गए और एक चौबोले गाने लगे। तभी किसी ने पीछे से पीठ पर दाएं से लाठी मारी। राम राम, न दुआ न सलाम, एकदम से लाठी मार दी। अब भैया चबोलो तो यहाँ तक तहाँ छूटा, छोला 20 हाथ पर जाकर गिरा, डंडा अलग छिटक गया। मैं चिल्लाने हुआ कि 3-4 आदमी ऊपर आ गए। एक ने मुंह दबाकर कहा, चुप बे साले, गर्दन ऐंठ दूंगा। मैंने तड़फड़ाकर उठने की कोशिश की, पर भैया अचकचे में कोई गामा पहलवान लाठी छोड़ दे तो वहीं लेट जाए। हमारी क्या बिसात, वही मुंह बंद किए पड़े रहे। थोड़ी देर बाद हाथ पांव जोड़ा, इशारा करके कहा कि मैं चिल्लाऊंगा नहीं। तब कहीं उन्होंने मेरा मुंह कपड़ा निकाला। एक ने मुझसे पूछा, रुपया कहाँ है? मैंने कहा, बाबू जो कुछ है इसी झोले में है। झोले में 1.5 रुपये की रेजगारी थी। एक लुटेरे ने उसे हाथ में खनखनाकर कहा, लंगोटा खोलकर दिखाओ। मैंने कहा, बापू लंगोटा न खुलवा, उसके नीचे कुछ नहीं, नंगा हो जाऊंगा। बस भैया वे बिगड़े। उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर तो उन्होंने देह पर सभी कुछ उतरवाई, तलाशी ली। गांजा भांग की खोज में पुलिस वाले भी ऐसी तलाशी नहीं लेते। जब कुछ नहीं निकला तो उसने एक ने मेरे पीछे एक लात मारी और कहा कि अब चुपचाप मुंह बंद करके नाक के सामने चले जाओ और अपने दरबे में घुस जाओ। अब एक मेरी बोली लौट आई थी। मैंने कहा, बाबू तुम लोगों ने हमारी जान छोड़ दी, ये ठीक ही किया। माल ले लिया तो ले लिया, उसकी फिक्र नहीं। हम भी तुमको बता देंगे कि तुम नमक से नमक खा रहे हो। तुम हो सरकार के तो हम भी हैं दरबार के। वे लोग मेरे पास सिमट आए, पूछने लगे, कौन हो तुम, कहाँ रहते हो, किसके साथ हो? मैंने कहा, मैं गजहा हूँ, ठाकुर दूरबीन सिंह के साथ आया हूँ। फिर न पूछो भैया रंगनाथ, सब ठिल्ले मार मार कर हंसने लगे। एक ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा। मैं सोचा कि नहीं पाया था कि वो क्या करने वाले हैं, और उसने एक लंगट्टी मारकर मुझे वहीं चित कर दिया। फिर देह से घास फूस झाड़कर कहा, एक लुटेरे ने भी नई उम्र का सजील जवान था, वो दूरबीन सिंह किस चिड़िया का नाम है? सब फिर ठीक करके हंसने लगे। मैंने कहा, दूरबीन सिंह को नहीं जानते बापू? क्या बाहर से आए हो? यहाँ 10 कोस के इर्द गिर्द कोई गजहा लोग नहीं टोकते। दूरबीन सिंह के गांव वालों को सभी छोड़कर चले जाते हैं, मगर बापू तुम नहीं जानते तो ले जाओ मेरा झोला, कोई बात नहीं। लुटेरे फिर ठिठी करने लगे। एक बोला, मैं जानता हूँ, अब दूरबीन सिंह के दिन लद गए। ये जितने पुराने लोग हैं थोड़ी लटैती दिखाकर तिस्मार खान बन जाते हैं। इनके दूरबीन सिंह लाठी चलाकर 2-4 दीवार फांदकर बहादुर बन गए। अब बांस के सहारे दीवारें फांदना तो स्कूल तक में सिखा लेते हैं।
एक लुटेरा बोला, लाठी चलाना भी तो सिखाते हैं, मैंने खुद वही लाठी चलाना सीखा। पहले नौजवान बोला, ये तो दूरबीन सिंह बड़े नामवर हो गए, तमचा तक तो साले के पास है, चले हैं जागीरदार फैलाने। एक दूसरे लुटेरे ने चोरबत्ती लिए खड़ा था, जेब से उसने एक तमच्चा निकाला, कहा, देख लो बेटा, यही 6 गोलियां वाला हथियार, देसी कारतूस, तमचा नहीं असली बिलायती। कहते कहते उसने तमचे की नली हमारी छाती पर ठोक दी। कहता था, जाकर बता देना बाप को, अंधे में कान्हा राजा बनने के लिए लद गए, अब वे पड़े पड़े खटिया पर रोते हैं, कभी अंधेरे उजेले में दिख गए तो खोपड़ी का गुद्दा निकल जाएगा, समझ गए बेटा फकीरे दास। इसके बाद भैया मैं अपने को रोक न पाया, देह में इतना जोश बढ़ा के डंडा तक वहीं फेंककर बड़े जोर से हिरन की तरह भागा। मेरे पीछे उन लोगों ने भी ठहाका लगाया। वो एक चिल्लाकर बोला, मार साले दूरबीन सिंह को, खड़ा तो रह, नहीं मारते मारते दूरबीन बनाए देता हूँ। मगर भैया भागने में कोई हमारा आज तक मुकाबला नहीं कर पाया। यहाँ स्कूल कॉलेज में लड़कों की सीटी बजा बजा कर भागना सिखाते हैं, हम बिना सीखे ही ऐसा भागे कि खरगोश तक खड़ा खड़ा पछता रहा था। तो भैया गाली वाली उन्होंने बहुत दी, पर हमें पकड़ नहीं पाए। किसी तरह मैं घर पहुंचा। दूरबीन सिंह के दिन तब गिर गए थे, पुलिस भी भीतर ही भीतर उनके खिलाफ रहने लगी। दूसरे दिन हमारा मन बहुत कुलबुलाया, पर हमने ये बात उनसे न कही। कह देते तो दूरबीन काका उसी की ठेस में टे बोल जाते। रूपन बाबू दुखी चेहरे को बजनी झोलों की तरह लटकाए बैठे थे, सांस खींचकर बोले, अच्छी ही बात है, तब टे हो जाते तो भतीजे के हाथ से तो न मरते।